वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपको सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं, जहां पर एक डॉक्टर की रेप और मर्डर केस को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा उतरा हुआ है। कोलकाता के डीएम अफसर के बाहर की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक सामने बहुत सारी महिलाएं, ये बीजेपी के वर्कर हैं और बैरिकेड लगाकर महिला पुलिस खड़ी हुई है। डीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन धक्का मुक्की पुलिस के साथ। देश भर में इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन हुए, डॉक्टर हड़ताल पर गए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सड़कों पर उतरी, छात्र भी उतरे, डॉक्टर भी उतरे, अब तो टीएमसी भी उतरी हुई है कि इस आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ वो बीजेपी के महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने किया था। ये डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे थे, अंदर जाना चाहते थे, पुलिस ने इनको रोका और पुलिस के साथ फिर इनकी धक्का मुक्की हुई। देखिए, फांसी का फंदा गले में डालकर प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। लाइव तस्वीरें कोलकाता से बीजेपी की महिला मोर्चे की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। फांसी का फंदा गले में डाला हुआ है, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। रॉकेट चैटर्जी भी आई हुई है जो पूर्व सांसद है और ये ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार, प्रशासन और पुलिस ने की। बीजेपी राज्यपति पुलिस तुम्हें होशियार, बीजेपी राज्यपति पुलिस तुम्हें होशियार, तृणमूलेर दालाल पुलिस बांग्ला থেকে दूर हटो, পুলিশের কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও, পুলিশের গুন্ডারাজ মানছি না, মানবো না, লাগি চলে পুলিশ আসুক, আমাদের আন্দোলন থামছে না, থামবে না, এই আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। জাস্টিস ফর দফা এক, দাবি এক, মমতার পদত্যাগ, দফা এক, দাবি এক, মমতার পদত্যাগ। ममता बनर्जी के इससे इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। फांसी का फंदा अपने साथ लेकर ये कार्यकर्ता आए हुए हैं। कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस केस की परतें खुली नहीं है। पुलिस के ऊपर आरोप है कि उसने सबूतों को छुपाया, किसी आरोपी को बचाया। सीबीआई भी अभी तक जांच में क्या उसने हासिल किया है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। समीर जी, सड़कों पर अभी भी हंगामा जारी है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना है और इस पर हंगामा होना जारी है। हालांकि ममता बनर्जी ने 2 दिन का सत्र बुलाया है कि 10 दिन के अंदर फांसी देंगे, इसका बिल पास करेंगे। ममता बनर्जी बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार इस मामले को लेकर कठोर है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का इस मामले को लेकर पूरा रुक रहा है और सरकार के जिस तरीके से ममता बनर्जी की पूरे देश के अंदर फजीती हुई है, सिर्फ फजीती नहीं, उनके सांसद, राज्यसभा के सांसद सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उनके करीबी रहे, उनके भरोसेमंद रहे। क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली अगर कैंडल मार्च में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक परेशानी का सबब रहा होगा। और जिस तरीके से अब हालांकि सीबीआई अभी तक किसी ठोस नसीब पे पहुंची रही है, लगातार पूछताछ चल रही है, नार्को टेस्ट किया गया है। ममता बनर्जी ये मांग कर रही है कि सीबीआई तत्काल फांसी दे इस मामले को लेकर, और ममता बनर्जी इससे बचने की कोशिश कर रही है और पाला केंद्र सरकार पर डाल रही है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख चुकी है कि इस मामले में वो कड़ा कानून लेकर आए। कानून बहुत है, अगर ममता बनर्जी चाहती तो इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से अगर हैंडल करती तो ममता बनर्जी कल जो विशेष सत्र बुलाया गया 2 दिन का, उसमें ये बिल पास किया जाएगा, एंटी रेप बिल। इसका नाम होगा अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उसमें रेप के दोषी को मृत्युदंड का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही अपराध की सुनवाई, मामले की सुनवाई एक निश्चित अवधि में पूरी की जाएगी, ये भी इस बिल के अंदर है। साथ में ये भी है कि अगर रेप की वारदात के बाद पीड़िता बच जाती है, जीवित रहती है, तो भी अपराधी का जो दंड है वो मृत्युदंड ही रखा जाएगा।
इतना तक है कि अपराधी के परिवार पर निर्णायक सबूत का कोई केस आता है तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा और 15 दिन के अंदर जो है इसका फैसला किया जाएगा। तो यही इस पर, और बीजेपी इस बिल को सपोर्ट करेगी, आपको ये बता दें। कल ही ये पास हो जाएगा और कल ही ये गवर्नर को भी भेज दिया जाएगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, देश में अपराध के विरुद्ध कानून बनाने का काम केंद्र का है कि किसी राज्य का है? राज्य भी बना सकता है। नहीं, बना सकता है, लेकिन फिर ऐसा है कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं लागू होगा। आखिर केस नीचे से ऊपर जाता है। नॉर्मली हमारे पहले भी जो पेनल कोड थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, वो सेंटर का होता था। उसी प्रकार से जब आज भी न्याय संहिता बनी है, सारा कुछ बना है, जो प्रोसीजर है वो सेंटर का होता है। ये स्टेट तो प्रस्ताव भेज सकता है। अगर इस देश में इस प्रकार से राज्य सरकारें इस प्रकार से हुईम में आकर के, पागलपन में आकर के और अपना अपराध और अपनी माफियागिरी छुपाने के लिए, पागलपन है, आप ही कह रहे हैं। बिल्कुल पागलपन है ये। आपको काम करने की बजाय आप अपने करने के लिए विधानसभा में, आपने कब सुना है विधानसभा में जो है सेंट्रल लॉ पारित हो जाएगा? आखिर हमारे देश के दबाव बनाएंगे ना गवर्नर को वो अलग बात है। देखिए, सेंट्रल विधानसभा अपने दायरे में अपने यहाँ के लिए तो कोई कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो अपने राज्य की दृष्टि से वो कहेंगे कि हमारे राज्य में होगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन क्या वो केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो स्टेट की सरकार। एक बार लॉकेट चैटर्जी बीजेपी के नेता क्या कह रही है, सुनिए, फिर करते हैं बहस। हम ये हमने कोशिश किया, यहाँ पे जाने का सबका अधिकार है, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया। पुलिस ने, आपने देखा है कैसे हम लोगों के साथ जो गेट के सामने हुआ, पुलिस हम लोगों का बहुत रोकने का कोशिश किया। हम लोग बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक आ गया है। ये लोग क्या सोचते हैं, ये रोक के हम लोग का विचार क्या कम हो जाएगा? विचार, हम लोग विचार चाहते हैं। जब तक विचार नहीं होगा, ऐसे टाइप का आंदोलन रास्ते रास्ते में, पाड़ाए पाड़ाए में, जिला जिला में, ब्लॉक ब्लॉक में चलेगा जब तक नहीं मिलेगा। ये पुलिस मुख्यमंत्री का कैडर है, तृणमूल कैडर है। ये लोग पुलिस नहीं है। ये लोग यूनिफॉर्म पहन के नवान्नों का जो निर्देश आ रहा है वही कर रहे हैं। इसके घर पे भी माँ, बेटी, बहन है। आज अगर पुलिस के साथ अगर कोई होगा तब वो क्या करेंगे? ऐसे रोकेंगे जनता को? तो हम लोग तिलोत्तमा के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप, मर्डर, महिला का सुरक्षा को ले जो हो रहा है, हम लोग लड़ेंगे और उसका विचार आज करके मिलेगा ही। क्यों नहीं है? सब लोग का परमिशन है कोर्ट में जाने का, तो हम लोग के लिए क्यों नहीं है? हम लोग क्या अपराध किया? हम लोग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया? हम लोग कुछ नहीं किया। हम लोगों को क्यों परमिशन नहीं देंगे? जो लोग क्रिमिनल है वो लोगों को नहीं ले पाया, जो लोगों को नहीं पकड़ पाया, और जो आवाज उठा रहा है उसको रोकने का, गला दबाने का कोशिश चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी ये नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है कि पुलिस जो है वो टीएमसी के काडर की तरह काम कर रही है। अभी अवधेश जी ने कहा कि ये जो कल बिल लाएंगी ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा के अंदर, ये पागलपन है। बीजेपी इस पागलपन का साथ देने वाली है। अवधेश जी, वैसे बता दूं आपको, जैसे जाति जनगणना जो फार्स हुआ बिहार में, जो पूरे बिहार के साथ धोखा किया गया, 90-80% घर पर आप गए ही नहीं, बैठ के रिपोर्ट बना दी गई, और जादवों को 14.27%, मुसलमानों को 17.72%, माने 32% जो है लालू का वोट बैंक बता दिया गया। लेकिन बीजेपी डर के मारे पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वहां साथ थी। बीजेपी को भी पता है कि ये सेंटर लॉ तो तभी बनेगा ना जब ये फिर से यहां से भेजेंगे सरकार को उसकी। ये तो इसलिए आप कुछ भी बना दीजिए। ये विषय बीजेपी को ये विषय उठाने की कि हमारे देश में सेंटर, स्टेट, सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है सर, अपने यहाँ के क्राइम के लिए लिमिटेड आप बना सकते हैं। अगली खबर पर जाना चाह रहा था, आप कुछ एक शॉर्ट कमेंट कर सकते हैं? केवल कानूनी बता रहा हूँ कि जो लॉ है वो क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया कैन मेक अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कानून बना सकती है। ये कानूनी व्यवस्था में संवैधानिक बता रहा हूँ। मैंने भी और केवल गवर्नर का एसेंट चाहिए, गवर्नर पास कर देगा। मतलब जैसे प्रोसीजर होता है हमारे पास बिल पास करने का, असेंबली पास करने का, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू करेगा जो देश में? अच्छा चलें सर, ये बहस हम कल भी तो करनी है, हमको ये बहस कल जब आएगा ये है। मैं अभी आपके दूसरी आज की जो बड़ी खबर है मैं आपको बता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे। क्यों? वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी हाँ, आज से बीजेपी का देश भर में सदस्यता अभियान शुरू हुआ। अभी बीजेपी के कोई 11 साढ़े 11 करोड़ जो है वो कार्यकर्ता माने जाते हैं, और इसको
इसको काफी अब बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो अब पार्टी की तरफ से दिया गया है। शाम को 5 बजे जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बना करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी के मुताबिक ये प्रक्रिया हर 5 से 6 बरस के अंदर होती है। सोमवार से शुरू होने वाले इस सदस्यता अभियान में मौजूदा सदस्यों को फिर से सदस्यता लेनी होगी, इसलिए प्रधानमंत्री भी एक बार फिर से बीजेपी के मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में जाएंगे और वहां पर पार्टी की मेंबरशिप जो है वो लेंगे, फिर उनका वहां पर संबोधन भी होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरा इसका जो पहलू है, अल्पसंख्यक मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी अपनी तरफ से एक मेगा सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहा है और उसका लक्ष्य आप जानते हैं कितना है? 50 लाख सदस्यों को अपने साथ जोड़ना। हमारे देश में मोटा मोटा अल्पसंख्यक जब कहा जाता है तो सीधा मुसलमान माना जाता है, तो 50 लाख तक मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाने का लक्ष्य पार्टी ने उठाया। रागी जी बताएं। बड़ी गहरी सांस लिया आपने। मुझे ये सांस लेने के पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी शायद दीवा स्वप्न में जिंदा रहना चाहती है और जब आप दीवा स्वप्न में होते हैं तो उनको लगता है, उनको लग रहा था कि 2024 के इलेक्शन में कम से कम महिलाएं ट्रिपल तलाक हमने बहनों मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सब हमारे साथ आ जाएंगे। उनको लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को 32% से 36% के बीच में जो है वो उज्ज्वला योजना हो चाहे नल से जल योजना हो, वे सारे लोग हमारे बेनिफिशियरी रहे हैं और वो बहनें आ करके मिल करके आती थी और वो कहती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। सबको पता है कि वोट जिहाद एक नारा नहीं रहा, वोट जिहाद एक हकीकत 2024 के इलेक्शन में हुआ। जहां पर 100% मुसलमानों का वोट था वहां पर इनको टका 0/0 इनको वोट मिला है। जहां पर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी रही वहां पर 13 वोट मिला है, 10 वोट मिला है, 8 वोट मिला है। यही इनके उपलब्धि है। तो मुझे लगता है अभियान चलाइए, सबके साथ सबके विश्वास, लेकिन यदि आप जो है जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, मैं फिर ये बोल रहा हूं और बहुत खुल करके बोलना चाहता हूं। गांधी जीवन भर संघर्ष करते रहे और कहा कि हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही खिलाफत आंदोलन से गांधी विड्रॉ किए, अली ब्रदर्स ने कहा एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ये स्थिति थी। गांधी फिर भी उनके लिए लड़ते रहे, लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन के बाद जब बात आई तो वो सारे मुसलमान जो 1940 में गांधी के साथ थे सारे के सारे पाकिस्तान के पक्ष में आकर के खड़े हो गए। तो मुझे कम से कम कोई गलतफहमी नहीं है कि हमारा डीएनए एक होने के बावजूद भी वाकई हम डीएनए एक हैं। वो देयर थियोलॉजी इज वेरी गुड। इस देश को आज 10 साल बाद 20 साल बाद हमको गजवाए हिंद में करना है और नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व की अभी तो मुझे ये बताइए बीजेपी को 50 लाख मुसलमान मिल जाएंगे जोड़ने के लिए? हो सकता है मेंबरशिप बना भी लें, मुझे लेकिन वो मेंबरशिप वोट दे देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को? वाकई पार्टी का मेंबर बनने के बाद भी वोट मिलेगा? वोट दे देंगे क्या? मुझे तो वहां पर त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर ये आंकड़ा आ गया तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये पहला घोटाला होगा। इसको आप समझिए, अगर ये आंकड़ा आ गया तो ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का पहला घोटाला होगा और मेंबरशिप घोटाला। और 4 जून के बाद लगातार मैं एक बात कहता रहा हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे बढ़ी, इसीलिए यहां पर है जहां दिख रहा है। बाकी सब उसके इर्द गिर्द है। आप उसमें अलग अलग 50 तरह की चीजें जोड़ सकते हैं, 50 तरह की चीजों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे बहस नहीं कर सकते, वो है हिंदुत्व की राजनीति। अब अगर आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ेंगे, चाहे मुसलमान को गाली दें या बेवजह लपक के गले लगाने के चक्कर में पड़े, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को छोड़कर काम करे? कतई छोड़कर काम नहीं करे। लेकिन इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम आप उनको समझाइए, आप उनको मनाइए, सदस्य उसके बीच में बन जाए तो बनने दीजिए। आप अलग से 50 लाख मुसलमानों को सदस्यता, क्या आपने कहा क्या कि फलाना जी को सदस्यता बना रहे? इसका मतलब यह है आपके मन में कहीं दिक्कत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, यह संख्या अगर मिल गई तो फिर हम डिबेट करेंगे कि घोटाला कहां इतने मुसलमान बीजेपी का सदस्य कभी नहीं सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सवाल ही नहीं उठता। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन मोर्चा करेगा क्या भाई? सिर्फ एक लाइन इसलिए फिर वो मोर्चा बंद कर नहीं, सिर्फ एक लाइन। मुसलमानों को क्या करना है उनको गलतफहमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर गलतफहमी है कि मुसलमानों के। समीर जी बताएं, एक घोटाला इन्होंने बताया था मुझे, आप सबको ही बताया था, कहां का सर? मध्य प्रदेश का। क्या बता दीजिए सर। घोटाला मतलब क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से आते थे, राजमाता सिंधिया ग्वालियर से थी
और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरा खर्चा राजमाता सिंधिया उठाती थी सर। तो तय हुआ कि सदस्य बनाना है, तो राजमाता सिंधिया ने अपनी जीप दे दी पुरानी कि ये जीप लीजिए, पार्टी के लिए सदस्य भी बनाइए और कार्यक्रमों में इस्तेमाल कीजिए। तो वो जीप, अब कार्यकर्ताओं के पास तो साइकिल भी नहीं थी, अब जीप मिल गई, तो वो जीप सदस्य बनाने के अलावा पूरे हिंदुस्तान में घूमती थी। तो उसका जब बिल आया तो चेक किया गया, तो अटल जी के पास गया खर्चों का हिसाब, तो अटल जी ने कहा कि भाई जितना पूरे कार्यालय का खर्चा महीने का नहीं होता, उससे ज़्यादा तो जीप मेंटेनेंस का खर्चा का बिल आ गया है, ये बिल बंद करो जीप को चलाना। तो साहब फिर सदस्यता कैसे बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि साइकिल पे सदस्य बनाओ आप। तो राजमाता से कहा गया कि आप साइकिलें डोनेट करवा दीजिए आप। तो राजमाता ने 50 साइकिल खरीद के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी कि साइकिल पे आप सदस्यता करोगे। अब उस समय मिस कॉल का सिस्टम था नहीं, उस समय पर्ची भरी जाती थी, हाथ से रजिस्टर, नाम पता एड्रेस दिखाया जाता था। कार्यकर्ता घूमे, उन्होंने बंडल इकट्ठे करते गए। बाद में उन्होंने भोपाल के कार्यालय में रखा, टांड के ऊपर एक जगह होती जहां रख देते सदस्य का, रख दिया। अब उसमें कोई कंप्यूटर भी नहीं था कि फीडबैक किया जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता ली, कुशाभाऊ ठाकरे थे उसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता थे, सबने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के सदस्य बने और सबसे ज्यादा चंदा भी मध्य प्रदेश से आया है। और उसके बाद मालूम पड़ा कि जब एंट्री निकालने के लिए वो गट्ठे निकाले तो मालूम पड़ा वो चूहे खा गए, ऊपर रखे थे तो सारे सदस्यता फॉर्म चूहे उतर गए। तो अर्जुन सिंह ने पत्रकार वार्ता ली कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता घोटाला है, जो पैसा इसके अंदर आया था वो भाजपा के लोग खा गए, इसलिए सदस्यता का नाम नहीं बता रहे। तो इस समय बड़ा मध्य प्रदेश में इस पर उधम हुआ था कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बनाया, और अर्जुन सिंह आरोप लगा रहे थे कि हुआ। देखिए संगठन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो सदस्यता अभियान चलाया था और जिस तरीके से बाद में कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष बने, उस संगठन को मध्य प्रदेश में मजबूत किया, वो एक अनोखी पहल थी। मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी सदस्य बनेंगे तो मिस कॉल सदस्य बनने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो 880000002024 नंबर पे अभी भी वैसे ही हो रहा है, मिस कॉल घुमाइए सदस्य बन जाइए, पीएम मिस कॉल देखिए मेंबर बनेंगे। सर एक अच्छी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई, जरा वो मैं आपको दिखा दूं, बात करते हैं हम इस पर। आंध्र प्रदेश से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वहां बाढ़ आई हुई है कई इलाकों के अंदर, पिछले 2 दिनों से वहां जोरदार बारिश भी हो रही है। अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सड़क पर उतरे हुए हैं, कैसे? लेकिन बुलडोजर पर सवार होकर बाढ़ का जायजा लिया जा रहा है। ये भी पहली बार देखा भाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, काम नेताओं की बुलडोजर ही आ रहा है। जब बाढ़ हो, सूखा हो, अपराध हो, आतंकवाद हो, सब पे बुलडोजर काम आ रहा है। बहुआयामी, ये मल्टी डायमेंशनल जो है ये काम, ये हथियार भी है, एक राजनीतिक संदेश भी तो है। वही कह रहे, बहुआयामी कुछ करोगे तो बुलडोजर तैयार है। इसलिए अब देखिए यहाँ तो उनकी मजबूरी लग रही है, नहीं तो बेचारे को नाव पे बैठ के बुलडोजर निर्माण का प्रतीक है, बुलडोजर निर्माण का प्रतीक। यूपी में भी हर जगह जहां देखिए निर्माण हुआ। वो अतीक अहमद का घर टूटा तो वहां जो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना है, अच्छे घर मिले। देखिए वो कुकरेल नदी पे वो जमीन कौन सा था, अकबर नगर, उसको हटाया गया तो वहां के लोगों को अच्छे घर मिल गए। तो बुलडोजर इस देश में निर्माण का प्रतीक है। उसको गलत तरीके जो देख रहा है वो थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं इस पे, लेकिन ये है कि एक तो दौरा भी हो गया, नहीं तो मुख्यमंत्री लोग हवाई दौरा करते हैं, अब उसमें मुख्यमंत्री तो सब देख लेता है, लोग मुख्यमंत्री को नहीं देख पाते। अब ये लोग जो है वो हाथ भी हिला पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। देखिए ये आज बुलडोजर जो है ये एक ऐसा दृश्य है जिसकी नॉर्मली कल्पना नहीं थी, इसलिए आपने दिखाया कि बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है कि बाढ़ में आपकी बाकी गाड़ियां नहीं चली लेकिन बुलडोजर उसमें चल सकता है, आप जनता तक पहुंच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपयोगिता है इसकी। नहीं, हर राजनीतिक बुलडोजर चल जाता है, जिसकी ओर ध्यान नहीं गया। कितनी बड़ी राजनीतिक अच्छा, इसका मुझे ये लगता है कि इसमें रास्ते में भी कहीं बाधा हो तो चलते चलते उसको हटा भी सकता है आगे बुलडोजर जो है वो भी समझ इससे मिट जाएगा। तो ये इसकी, इसलिए मैंने कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल व्हीकल। ये तस्वीर आपको अच्छी लगी ना? बिल्कुल दूसरी दिखा रहा हूं, बताइएगा कैसी लगी। तस्वीर है। एक और दिखा रहा हूं, बंगाल की सिलीगुड़ी की तस्वीर दिखाइए जरा। यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। मामला वही है, रेप और हत्या की जो वारदात हुई अस्पताल में, उसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जगह जगह प्रदर्शन है। कहीं पुलिस हावी, कहीं कार्यकर्ता हावी। यहां बैरिकेड काम नहीं आया, बैरिकेड तोड़कर बीजेपी के लोग आगे बढ़ गए, फिर पुलिस को कुछ लाठी डंडे चलाने पड़े इनके ऊपर। ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कहां जा रहे हो कूद कर। आप आंदोलन करिए जहां पुलिस है, रोकिए, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की चलता है। अब तोड़ के कूदेंगे तो पुलिस तो कहीं जाकर रोकेगी, रोकने के लिए आप नहीं रुकेंगे तो बल प्रयोग करेगी। अब तो ये
मतलब समझ से परे होता जा रहा है। जब आक्रोश बहुत बढ़ जाता है, कम से कम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। सर एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, ये अब कहीं जबरदस्ती मामले को जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे, और मैं अभी यही विजय जी से कह रहा था, मुझे 2009-10 जैसे लक्षण दिख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के खिलाफ जितने ममता के प्रदर्शन थे वो ठीक इसी तरह से होते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर खुद होती तो वो इतनी ताकत नहीं मिलती। इसका मतलब कि वहां उसको समाज की, जनता की, जिसको सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस कहते हैं, उनका समर्थन मिल रहा है, उनकी ताकत मिल रही है। विजय जी, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए तो ये एक बेहतर बात है कि उसके लोग अलग अलग शहरों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी हम चर्चा ही ये कर रहे थे कि फिर भी कोई सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही जो इसको सिंक्रोनाइज करे या इस पूरी एनर्जी को कैसे बदल सकती है अपनी ताकत में लॉन्ग टर्म में। वो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है उनकी पार्टी की अपनी योजना हो कि किस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नजरिए से तो ये बेहतर है कि उनके संगठन के लिए। आपको इसमें लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही बीजेपी? नहीं, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल लीडरशिप अगर होती तो हो सकता है कि वो कुछ और प्लान कर रहे हो, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करके इस ताकत का कैसे बेहतर राजनीतिक इस्तेमाल। स्ट्रेटेजी बीजेपी की जो जनता का आक्रोश है इसको आगे कैसे ले जाया जाए। धक्का मुक्की तो बहुत सामान्य सी चीज है, आज हो गया इससे खत्म हो जाएगी बात। इससे लंबी लड़ाई नहीं। लेकिन मैं मुस्लिम सदस्यता पर जो है ना कुछ 4-5 पंक्ति बोलना चाहता हूं। अच्छा, आ जाइए फिर जरा पॉलिटिकल बात करना चाह रहे हैं बीजेपी की सदस्यता अभियान वाली। जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को वोट मिलना और सदस्यता अभियान ये दोनों दो विषय हैं। हाँ, बीजेपी के लीडरशिप को मुझे नहीं लगता है कि कोई संदेह है। उनके पास आंकड़े आते हैं कि हमको कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। लेकिन जब आप सरकार में है तो 22 से 23 करोड़ आबादी तक पहुंचने की कोशिश करना और अल्पसंख्यक मोर्चा बना ही इसीलिए है। इसलिए उसने एक अपना लक्ष्य दिया है। निश्चित जाना चाहिए मुसलमानों के बीच, बातचीत करनी चाहिए, मेंबर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक एक संवाद नहीं होगा आप जाएंगे ना तो जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो मजहब के नाम पर आम मुसलमानों को भी भड़काती हैं, उन पर थोड़ा इसका असर होगा। और भविष्य में यहां तो बात हुई ना कि मेंबर बना लोगे, मेंबर भी वोट नहीं देगा। ना हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है कि हो सकता है जो पदाधिकारी हो वो भी एक समय वोट ना दे। लेकिन इसके बावजूद आपका जाना, उनको मेंबर बनाने की कोशिश करना, अपने साथ सहमत करना, यह राजनीतिक दल की भूमिका होनी चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो लक्ष्य घोषित किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये आखिर बना है तो ये काम होना ही चाहिए। पार्टी के नजरिए से देख, मतलब वैसे भी देखें तो ये तो अच्छी बात है कि आप हर तबके के पास जाना चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हर तबके के पास जाएं और आगे बढ़े और उनके साथ मिलें। और संवाद की एक स्थिति होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। आज कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कल नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी में आज मुसलमानों की बात हो रही है, उससे पहले तो पार्टी को 15% ही वोटर मिले हुए थे ना, 15-20% पर थे, आज 36% पर आ गई। तो और लोग भी तैयार हुए ना। तो जब तक आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक बात और मैं कहूँ, बार बार ये कहना कि मुसलमानों के लिए आपने कितना भी कर दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। लेकिन कितने परसेंट वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को? 36%। हिंदुस्तान में हिंदू कितने हैं? 80%। 80% है ना। तो मतलब 44% हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिए। उनको भी सरकार ने काम किया ना सारा के सारा। उज्ज्वला योजना का, पानी का, जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा 39% हिंदुओं को हुआ है ना। उन्होंने भी वोट नहीं दिया। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट करना कि नहीं वो वोट नहीं दे रहे। मैं सहमत हूं इस बात। मैं देखिए, मुझे सहमत हूं आपकी बात। नहीं, मुझे लगता है नहीं, आज तक देश में 50% किसी पार्टी को वोट नहीं मिला। वो कह रहे हैं ये उलाहना कि बीजेपी सारा काम करती है सरकार, तुम्हारा तुम तब भी वोट नहीं। देखिए, दोनों में बहुत थोड़ा शॉर्ट में समय चला गया। बुनियादी फर्क है। एक कम्युनिटी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट की, दूसरी तरफ हिंदुओं में हम सच है वो हिंदुओं का वोट बटा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। एक जो दोनों जो जिसको ये डाल रहे हैं। दूसरी बात जो सदस्यता अभियान की है, आप सदस्यता अभियान चलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जाइए, उन तक जाइए। यही भारतीय जनसंघ थी जिन्होंने, जिसका शुरू से आप देखेंगे भारतीय जनसंघ था, हमको अल्पसंख्यक आयोग नहीं चाहिए। यानी कि इस देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने की जो बुनियादी तर्क था कांग्रेस का, उसके खिलाफ जनसंघ थी। उस चीज को आप खड़ा करके अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। अल्पसंख्यक आयोग को बंद कर देना चाहिए। जाति जनगणना भी करा ही रहे हैं ना, चाहिए। जाति जनगणना भी करा रहे हैं, ये भी सही। सौरभ जी, खबर अभी देश का हर व्यक्ति नागरिक है। मध्य प्रदेश की मांग थी कि अल्पसंख्यक आयोग नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि जो पिछली बार बीजेपी ने मिस कॉल अभियान चलाया था उसमें से 43 लाख जो मेंबर्स हैं वो गायब है। अच्छा, ऐसी खबर अभी
छपी थी मध्य प्रदेश में 43 लाख जो वो रिन्यूअल हो जाएगा ना, जो लोग गायब आ जाएंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद।